पास तो सब होते हैं। चलो देखो, सेक्शन 22 की बात क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कैसे एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करना है। पढ़ो भैया पहले इसको। देखोगे जीएबी, जीएबी कैसे कैलकुलेट होगी, सबसे पहली बात यह है ना। तो आओ सबसे पहले देखें जीएबी कैसे का कैलकुलेशन कैसे होगा। पहले चेक करो जीएबी मतलब क्या होता है। रीजनेबल रेंटल वैल्यू है ये। इसका मतलब क्या होता है, रीजनेबल रेंटल वैल्यू किसकी, हाउस की या प्रॉपर्टी, उस हाउस प्रॉपर्टी की, ठीक है, जो आप क्या कर दिए, रेंट पर उठा दिए। कहने का मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी का जो सालाना वैल्यू है, उसका जब वैल्यू कंप्यूटेशन किया जाता है, उस वैल्यू को आपने क्या नाम दिया, एनुअल वैल्यू। ये क्या है, एक रीजनेबल रेंटल वैल्यू है, ठीक है। आगे देखो कैसे कंप्यूट करोगे। इट इज कंप्यूटेड विद द फॉलोइंग मैनर। कैसे कंप्यूट करेंगे हम लोग इसको, तो देखोगे भाई एफआरबी दिया है। एफआरबी का मतलब क्या होता है, फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखो अगर हम लोग मनफोड़गंज के एरिया में रहें तो वहां का रेंटल वैल्यू क्या है, ज्यादा है कि नहीं है। हाँ, अगर हम लोग सिविल लाइन के एरिया में लिखेंगे रहेंगे तो वहां पर मनफोड़गंज से भी ज्यादा वैल्यू है। बेंगलोर में एक कमरे का 16,000 17,000 देना पड़ता है, यहां पर 16-17 में पूरा फ्लैट मिल जाएगा 2-3 कमरे का। बात समझ रहे कि नहीं। तो देखोगे फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब क्या है, द रेंट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग इन द सेम लोकेलिटी, है ना। जिस लोकेलिटी में आप रहोगे उस लोकेलिटी के अकॉर्डिंग आपके ऊपर रेंट चार्ज होगा। छोटा बगाड़ा में रहोगे, सलोरी में रहोगे, राजापुर में रहोगे, वहां का रेंटल वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है ना। बट अगर वीआईपी एरिया में आप रहोगे ज्यादा है, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर आप मनफोड़गंज में हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर ले रहे हो तो मनफोड़गंज के अकॉर्डिंग आपको ऊपर वैल्यूएशन लगाया जाएगा। सिविल लाइन में रहोगे, सिविल लाइन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन होगा। एमआरबी का मतलब क्या होता है, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। रेंटल वैल्यू डिटरमाइन द म्युनिसिपैलिटी फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग म्युनिसिपल टैक्स। जिस एरिया में रह रहे हो वहां का एक रेंटल वैल्यू हो गया, उस एरिया के अकॉर्डिंग वहां का कोई ना कोई वैल्यू निकल गया। बट म्युनिसिपल अथॉरिटी जो है आपकी या आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेगा, किस पर्पज के लिए, बताओ भाई। नगर निगम कर लगता है, पता कि नहीं तुम लोग को, बताओ। हर साल म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं हम लोग जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं, है ना। तो वो म्युनिसिपल टैक्स किस बेस पर लगता है उस प्रॉपर्टी के म्युनिसिपल वैल्यू होती है, उस म्युनिसिपल वैल्यू के बेस पर लगता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। बार बार पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे विकास की आदत है ना, उसकी भी आदत पड़ गई, ठीक है। तो जीएबी का कैलकुलेशन के लिए आपको चाहिए फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। एसआरबी का मतलब क्या होता है, रेंट कंट्रोल एक्ट है, वो भी क्या कर दिया है, वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग उस एरिया की या उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू आ रही है सालाना, वो कौन डिटरमाइन करता है, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। क्या बोला, द हाईएस्ट पॉसिबल रेंट एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट। उस प्रॉपर्टी का आप हाईएस्ट रेंट कितना चार्ज कर सकते हो, ये बात कौन बताता है, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। फिर लास्ट क्या हो गया भाई, एआरबी। आपको एक्चुअल में मिला कितना, यह बात कौन बताएगा, एक्चुअल रेंटल वैल्यू, एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल। नींद आ रहा है क्या सबको।
आ रहा है तो सो जाओ फिर। तो जीएबी का कैलकुलेशन के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? फेयर मार्केट वैल्यू, फिर म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, फिर स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, फिर एक्चुअल रेंटल वैल्यू। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसके बेस पे आप जीएबी का कैलकुलेशन करेंगे। अब कैसे करेंगे जरा देखिए इसको। देखो भाई, जितना दिमाग तुम्हारे पास है सब लगा दो। देखोगे एफआरबी फेयर मकान की जो या हाउस प्रॉपर्टी जो फेयर रेंटल वैल्यू है या म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू है, दोनों में से जो हायर होगा आप क्या करोगे? क्या करोगे? उसको पुट कर दो। ठीक है ना? क्या दो चीजें? फेयर रेंटल वैल्यू या म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। जो वैल्यू हायर आ गई है उसका कंपैरिजन किसके साथ करोगे? एसआरबी, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू के साथ। अब इन दोनों में जो कम है उस वैल्यू को निकाल लीजिए। जो वैल्यू कम है उसका नाम क्या हो गया? एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। फिर उसका कंपैरिजन किसके साथ करो? एआरबी। ठीक है ना? अब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वही क्या हो जाएगा? जीएबी। बट ये केस कब अप्लाई होगा? जब एआरबी ज्यादा किससे? ईआरबी से। तो एआरबी क्या हो गया? बात समझ में गई कि नहीं? तीन बातों का कंपैरिजन करना है आपको। पहला, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, दोनों में जो ज्यादा है उसका कंपैरिजन किसके साथ तुमने किया? एसआरबी के साथ। दोनों में जो कम है वही क्या हो गया? ईआरबी। ईआरबी एआरबी में चेक करो, जो ज्यादा है वही क्या हो गया? बात समझ में आ रही नहीं? अब देखो इसी बात को यहां पर आगे बढ़ाया गया, क्या एक्सप्लेन किया गया। इफ एआरबी इज ग्रेटर देन, अगर एआरबी ज्यादा किससे? ईआरबी से, तो एआरबी को आप क्या मान लिए? पहली बात क्लियर हो गई कि नहीं? इन्हीं दोनों बात को यहां पर बताया गया। अगर एआरबी ज्यादा है तो एआरबी क्या हो गया? जीएबी हो गया। अब दूसरी बात कह रहा है ईआरबी ज्यादा है। अगर ईआरबी ज्यादा है इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है? ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या है? अगर साल भर में मकान प्रॉपर्टी खाली थी, वैकेंसी का मतलब क्या था? खाली है। तो खाली थी तो क्या हो गया? एआरबी को जीएबी मान लोगे। सॉरी। लेकिन और कोई रीजन है तो ईआरबी को, बात समझ में आ रहा है? नोट करो, इसको नोट करिए। क्या भाई? यस, नोट कर लिए इसको। क्या हुआ? ये अगर समझ गया तो आधा चैप्टर हो गया। समझे? क्या क्या? एफआरबी एमआरबी दोनों में ज्यादा चेक करो। जो ज्यादा है उसका कंपैरिजन किसके साथ करोगे? एसआरबी के साथ। एसआरबी के साथ कंपैरिजन करने के बाद जो कम है उसको निकालोगे, वो क्या हो गया तुम्हारा? ईआरबी। उसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? एआरबी। अब जब एआरबी के साथ कंपैरिजन करोगे दो बात चेक करोगे। अगर एआरबी ज्यादा है तो एआरबी को जीएबी मान लिए। अगर ईआरबी ज्यादा है दो रीजन चेक करोगे। अगर हाउस प्रॉपर्टी खाली है ना, एक्चुअल रेंटल वैल्यू का मतलब क्या है? 12 महीने का प्रॉपर्टी उठी थी, 12,000 रुपए मान लो पारे, 12 इंटू 12 कर दिया तुमने, 1,44,000। बट 2 महीने वैकेंसी थी तो 1,20,000 मिला। 1,20,000 कम हो गया मान लो, एआरबी कम हो गया, ईआरबी ज्यादा हो गया।
ईआरबी ज्यादा होने का मेन रीजन क्या है? 2 महीने खाली होना, वैकेंसी। अगर वैकेंसी है तो ईआरबी हटाओ, एआरबी को मानो जीएबी। हाँ, और कोई रीजन है तो ठीक है ना? तो वैकेंसी याद कर लो, बाकी रीजन तुम्हारे बस का नहीं बेटा। तुम्हारे पास भी बहुत बर्डन है। हो गया? जिसको ना समझ में आए फिर से समझे। देखो, वहां नहीं समझ में आएगा, यहां समझ में आएगा। अगर आप जीएबी का कैलकुलेशन कर रहे हो, क्या चेक करोगे? एमआरबी एफआरबी चेक कर रहे हो ना, इन दोनों में जो एरो बता रही है ना, ये आ गया जो हायर था, ठीक है। इसका कंपेरिजन किसके साथ कर रहे हैं आप? इन दोनों में क्या चेक कर रहे हैं? जो लोअर है वो क्या हो गया? अब इन दोनों का कंपेरिजन किसके साथ आप कर रहे हैं? अब इन दोनों जो हायर होगा वही क्या हो गया? अभी केवल इतना समझ लो, जिसके समझ में वो नहीं है अभी केवल इतना समझो, ठीक। एग्जाम्पल लिखिए इसको फटाफट। इसका फोटो खींच लो, लिखो मत, फोटो खींच के अपने सामने रखो, कैलकुलेशन करके नीचे बताओ आंसर हमको फटाफट सब लोग। यहीं पे अभी समझा रहे तुमको मुकेश। एक लोग खींच के अपने ग्रुप में डाल दो, सबके पास पहुंच जाए। सब लोग कैमरा लेके यहाँ फोटोग्राफर बनने लगते हो। हुआ ज्योति? अब जल्दी आंसर बताओ। पांचों। हो जाएगा, बता दीजिएगा। आगे बढ़े, बताएं हम। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है तुम लोग को? ये एफआरबी का वैल्यू कितना है? एमआरबी का कितना है? दोनों में ज्यादा क्या है? फिर एसआरबी 2,20,000 रुपए। इन दोनों में से कम क्या है? इसको क्या बोलोगे आप? इसका कंपेरिजन किसके साथ? एआरबी 20,000 पर मंथ है, तो 12 महीने कितना हो गया?
दोनों में ज्यादा क्या है, यही क्या हो गया आपका 2,40,000। बात समझ में आ रही कि नहीं? नोट कर लो पहला। तो यहां पर आ गया आपका 2,40,000। ऐसे लिखा करो तुम लोग, सबसे पहले लिखा करो पहला FRB MRB, ठीक। फिर यहां लिखेंगे आप क्या, फिर इसका कंपेरिजन किसके साथ करते हैं आप, इसके साथ क्या लिखेंगे, इसी क्या बोलते हैं आप, ERB, ठीक है। इसका कंपेरिजन किसके साथ करोगे, ARB, थर्ड। चलो बताओ अब, ये FRB कितना था 2 लाख, MRB कितना था, दोनों में ज्यादा क्या है, ये SRB कितने की थी, कम क्या था 2,20,000, ARB कितने हैं 2,40,000 है। तो ध्यान दो यहां पर GAB क्या हो गई आपकी 2,40,000, नोट कर लो। ये पहला केस था। क्या वो आगे बढ़े, दूसरे पे आओ। ये FRB कितने का है, MRB हायर क्या है दोनों में, SRB है कितने का है 3 लाख का है, दोनों में से कम क्या है, ठीक है। ARB कितने का 25,000 पर मंथ है, ध्यान दो हमारी बात को। ERB आ गया कि नहीं आ गया, 25,000 12 महीने कितना हो गया, बट 2 महीने वैकेंसी थी, तो 50 मिला नहीं, तुमको मिला कितना। अगर ये वैकेंसी ना होती तो यहां पर 3 लाख मिलता कि ना मिलता तुमको, यहां पर कम क्यों हो गया, ये वैकेंसी कारण कम हो गया, काय कम हो गया वैकेंसी कारण। तो इस केस में ARB को आप क्या मान लोगे, GAB मानो। इस केस में आप ARB को क्या मान लेंगे, GAB, क्यों, सवाल पढ़ियो पूरा, यहां पर देखो वैकेंसी लिखा है कि नहीं लिखा है, 2 महीना मकान खाली रहा है। अगर यहां पर 2 महीना वैकेंसी ना होती, तुमको एक्चुअल में मिला कितना 2,50,000 ना, 12 महीने किराया मिलना था, 2 महीने वैकेंसी मिला कितना, किस रेट से 25 के रेट से कितना मिला 2,50,000। अगर ये वैकेंसी ना होती तुमको कितना मिलता, टोटल 3 लाख रुपए मिलता। आज डायरेक्ट यहां छोड़ दे रहा है, नहीं तो उधर करना दिखे लेकिन इधर का दिखता है, ठीक है। बताओ भाई यहां तक कोई समस्या हो तो।
तीसरा केस सब लोग अपने बताइए। इन दोनों में ज्यादा क्या है? 2,40,000 ज्यादा क्या है? ARB SRB दिया है 2,10,000, कम क्या है? अब वैकेंसी है 2 महीने की, 15,000 पाता है, 12 महीने पाता तो कितना हो जाता? अगर 1,80,000 भी यहां तुम रख लो तब भी ये ज्यादा नहीं है। ज्यादा है क्या? ERB। इस केस में आप ERB को GAB मानोगे, GAB कितनी आ जाएगी? 2 लाख। यहां पर देखो ERB ज्यादा कि नहीं ज्यादा है? 2 महीने वैकेंसी था, 15,000 10 महीने रिसीव हुआ तो 1,50,000 हुआ कि नहीं? लेकिन अगर 12 महीने भी होता तो ARB कम ही तो है ERB से, उस केस में क्या हो जाएगा? ERB इज GAB। आगे बढ़ो। 2,80,000 और ज्यादा क्या है? SRB कितने का है? कम क्या है? अनरियलाइज रेंट हो गया 2 महीने का, ठीक है ना? इसका मतलब 25,000 तुमको मिला कितना महीना, तो टोटल कितना मिला है ना? वैकेंसी तो है नहीं, यहां पर अदर रीजन है, तो GAB क्या हो गई तुम्हारी? 2 लाख। नोट कर लीजिए यहां तक। आगे बढ़े तो लास्ट वाला भी मत करना। होमवर्क लिखो, होमवर्क। किताब लाओ हमको। अब एक बार अभी तुम लोग जाके पढ़ लोगे कायदे से, उसके बाद लगाओगे क्वेश्चन नंबर, लिख लें सब लोग। कैलकुलेशन करना है GAB का तुमको क्वेश्चन नंबर 3 में। चार एक तीन चार एक 8। ठीक है, इतना होमवर्क करके आओ, इसके आगे बात कल होगी।